हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी PDF मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और PDF के अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास में हम आपको क्लास 10 का संस्कृत का क्रैश कोर्स 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 7 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हम इस संस्कृत क्रैश कोर्स में आपको टोटल 12 क्लास कराएंगे और यह इसका पार्ट 7 अर्थात 7वां क्लास है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 6 तक की क्लास की वीडियो को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 1 से लेकर 6 तक के क्रैश कोर्स को भी जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ 12 क्लास के अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए इसमें पार्ट 7 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ, जो अक्षर आरंभ है वह करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को पहले से पढ़ चुके हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सिर्फ समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा, और सिर्फ इन वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहेगा, मुझ पर बिलीव करके। तो अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि संस्कार कुल 16 होते हैं। संस्कार कुल कितने होते हैं, तो संस्कार कुल 16 होते हैं। अक्षर आरंभ करना जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं, गृहस्थ के अंतर्गत या फिर विवाह के अंतर्गत, फिर शिक्षा के अंतर्गत। तो आप जानते हैं कि जो अक्षर आरंभ लिखाई पढ़ाई का जो काम होता है वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ही आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ही अक्षर आरंभ करना आता है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सप्तपदी भी एक संस्कार का नाम है, वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार या फिर शिक्षा संस्कार। तो यह जो विवाह संस्कार है इसी संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी संस्कार आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सप्तपदी संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अगर आप गुरु के घर से अलग हो गए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो वह किस संस्कार के अंतर्गत आएगा। जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार या फिर शिक्षा संस्कार। तो जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता है तो वह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो यह जो सिंदूर दान भी, यह भी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब विवाह किया जाता है तो सिंदूर दान किया जाता है और सिंदूर दान भी विवाह संस्कार के अंतर्गत ही आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत ही सिंदूर दान भी आता है। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप से व्यवहार होता है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप से उसका मतलब होता है व्यवहार। विकारी, अविकारी, संस्कार या फिर ज्ञान शब्द। तो संस्कार ही एक ऐसा शब्द है जो कि व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कार। हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कार है, तो आपको सिर्फ इसमें संस्कार कितने होते हैं, कौन सा संस्कार किस में होता है, संस्कार से रिलेटेड ही आपको अधिकतर क्वेश्चन को पढ़ना है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जो गर्भ धारण होता है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या फिर शिक्षा। तो यह जो गर्भ धारण संस्कार होता है यह गर्भ धारण संस्कार जन्म पूर्व ही आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है जन्म पूर्व। जन्म पूर्व ही आप गर्भ में रहते हैं तो गर्भ धारण संस्कार जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत ही आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा जन्म पूर्व संस्कार। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं। हमने आपको बताया था कि कुल संस्कार 16 होते हैं। तो जन्म से पहले के कितने संस्कार होते हैं, 2, 3, 5 या फिर 6। तो जन्म से पहले ही 3 संस्कार होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन के कितने संस्कार हैं, 1, 3, 5 या फिर 6। तो गृहस्थ जीवन के कुल 1 ही संस्कार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा 1। गृहस्थ जीवन के 1 संस्कार है और मृत्यु के उपरांत भी 1 ही संस्कार है जिसका नाम अंत्येष्टि संस्कार है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म पूर्व, गृहस्थ, शैशव या फिर शिक्षा। तो आप जानते होंगे कि नामकरण कब किया जाता है, जब जन्म हो जाता है, जब शैशव अवस्था में रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैशव। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो नामकरण शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। जो भारतीय हमारी संस्कृति है उसका परिचय संस्कृत से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, संस्कारों से मिलता है या फिर विज्ञान से मिलता है। तो जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, जो कि हमने आपको इंग्लिश में पढ़ाया था, और अगर आपने इंग्लिश की वीडियोस को नहीं देखा तो आप इंग्लिश के क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में आकर उसके वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इंग्लिश भी एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, फिर भी आपको उसको अच्छा एग्जाम लाना, अच्छा मार्क्स लाना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन संस्कारों से मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कारों से।
नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? यह जो नीति श्लोक है यह पहला पाठ ही है हमारा संस्कृत का पिसम द्वितीय भाग का। तो उसके रचनाकार कौन है? महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास जी। तो जो नीति श्लोक पाठ है इसके जो रचनाकार हैं वे महात्मा विदुर हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा महात्मा विदुर। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? इससे पहले आपने पढ़ा कि जो विदुर नीति से संकलित पाठ है उस पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक भारत में मंगलम या फिर मंदाकिनी वर्णन। तो मंगलम पहला पाठ है। हमने आपको बताया कि नीति श्लोक पहला पाठ है, लेकिन यह हमारे संस्कृत का पहला पाठ नहीं, मंगलम पहला पाठ है जिसके लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो इससे पहले आपने पढ़ा कि नीति श्लोक पाठ के जो रचनाकार हैं वे विदुर नीति हैं। तो विदुर जो महात्मा विदुर है वे उन्हीं से संकलित पाठ का नाम है नीति श्लोक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा नीति श्लोक। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर रूप में इनमें से कौन ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण या फिर विदुर नीति। तो यह जो विदुर नीति है यह प्रश्नोत्तर रूप में एक ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो प्रश्नोत्तर रूप में विदुर नीति ग्रंथ है। किस प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? अर्थात किसके प्रश्न का कौन प्रश्न करता है जब उत्तर उसके विदुर देते हैं? दुशासन, कृष्ण, अर्जुन या फिर धृतराष्ट्र। तो जो धृतराष्ट्र थे, जो दुर्योधन के पिता थे, जो कि अंधे थे, उन्हीं के प्रश्न करने पर जो विदुर होते हैं वे आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धृतराष्ट्र। नरक के कितने द्वार हैं? तो यह नरक नहीं नरक होना चाहिए था कि नरक के कितने द्वार हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो हम आपको बता दें कि नरक के कुल 3 द्वार हैं। 3 द्वार कौन कौन से हैं? क्रोध, लोभ और मोह। ये 3 के 3 नरक के द्वार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। समा किसकी हत्या होती है? समा से किस चीज़ की हत्या होती है? धर्म की, अर्थ की, काम की या फिर क्रोध की। तो अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं, किसी को माफ़ कर देते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ क्रोध की हत्या होगी, अर्थात आपका जो क्रोध होगा वह शांत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्रोध। समा से किसकी हत्या होती है? समा किसकी हत्या करता है? तो समा क्रोध की हत्या कर देता है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? अर्थात इन चारों में से कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, सबसे अच्छा धन है? धर्म, अर्थ, काम या फिर क्रोध। तो यह जो धर्म होता है यह धर्म ही सबसे बड़ा धन होता है, सबसे अच्छा धन होता है, सर्वश्रेष्ठ धन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा धर्म। कौन सर्वश्रेष्ठ धर्म है? तो जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वह धर्म है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? अर्थात इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे सुख की प्राप्ति होती है? धर्म, अहिंसा, काम या फिर क्रोध। तो यह अहिंसा एक ऐसा चीज़ है जिससे हमेशा सुख की ही प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है अहिंसा। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा धन है जिससे संतुष्टि ही नहीं मिलती है? धर्म से, अर्थ से, विद्या से, फिर क्रोध से। तो पूछा जा रहा है कि ये चारों के चारों धन ही है और इनमें से ऐसा कौन सा धन है जिससे संतुष्टि नहीं मिलती है? तो विद्या एक ऐसा धन है, क्योंकि विद्या आप जितना अधिक ग्रहण कीजिएगा उतना ही आप उत्सुक रहेगा और अधिक विद्या को ग्रहण करने के लिए। आप विद्या से कभी भी संतुष्ट नहीं होइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्या। विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि नहीं मिलती है। इससे विद्या की रक्षा होती है। यह जो विद्या है इससे कभी भी विद्या जो ऐसा धन है जिससे कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इससे में पूछा यह जा रहा है कि जो विद्या है उसकी रक्षा किस चीज़ से होती है? सत्य से, आभास से, बटन से या फिर आचरण से। तो यह जो नॉलेज है उसको आप जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही वह स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा वह सिक्योर होगा। तो विद्या की जो रक्षा होगी वह अभ्यास से होगी। आप किसी चीज़ को जितना अधिक अभ्यास कीजिएगा, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, वह विद्या उतना ही आपके माइंड में अच्छे से रक्षित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभ्यास। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, बटन से या फिर आचरण से। तो अभ्यास से तो रचना होती है सिर्फ और सिर्फ विद्या की। तो यह तो इसका नहीं होगा। यह धर्म पूछा जा रहा है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। आप सत्य बोलिएगा तो आपके धर्म की रक्षा जरूर होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सत्य। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? यह जो रूप है इसकी रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, बटन से, फिर आचरण से। तो आपने पहले ही पढ़ा कि अभ्यास से रचना होती, अभ्यास से जो रक्षा होती है वह विद्या की होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो इसमें जो रूप की रक्षा की जाती है वह बटन से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूप की रक्षा किससे होती है? तो बटन से रूप की रक्षा होती है। खानदान की रक्षा किससे होती है? आप इसमें रक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि खानदान की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, बटन से, फिर आचरण से। तो सत्य से तो धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, बटन से रूप की रक्षा होती है। तो आप इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है और रूप की रक्षा बटन से होती है। तो बच गए आचरण। आप जैसा आचरण कीजिएगा, जैसा व्यवहार कीजिएगा, वैसे ही आपके खानदान की रक्षा होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आचरण। अगर आप अच्छा आचरण नहीं कीजिएगा तो आपके खानदान की बेइज्जती होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आचरण से खानदान की रक्षा होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? पुरुष, स्त्री, बालक या फिर कोई नहीं। तो घर की लक्ष्मी हमेशा नारी होती है, हमेशा स्त्री होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है।
अपयश को कौन नष्ट करता है? यह जो अपयश है उसको कौन नष्ट कर सकता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा या फिर सद्व्यवहार। तो अपयश को नष्ट करता है सिर्फ और सिर्फ नम्रता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा नम्रता। आप जितना नम्र रहिएगा, जितना आप साइलेंट रहेगा, जितना आप पीसफुल रहिएगा, उतना ही आप अपयश को नष्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नम्रता। गरीबी को कौन समाप्त करता है? नम्रता, उद्योग, क्षमा या फिर सद्व्यवहार। तो यह जो गरीबी को समाप्त करेगा वह सिर्फ और सिर्फ उद्योग करेगा, क्योंकि आप जितना अधिक उद्योग खड़ा कीजिएगा, जितना अधिक बिजनेस कीजिएगा, उतना ही अधिक आपकी गरीबी समाप्त होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उद्योग। गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो गरीबी को उद्योग समाप्त करता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? जो अशुभ लक्षण होते हैं हम लोगों में, उसको कौन समाप्त करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा या फिर सद्व्यवहार। तो यह जो सव्य व्यवहार है, सद्व्यवहार यहाँ होना चाहिए था कि सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार ही अशुभ लक्षणों को समाप्त करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सद्व्यवहार। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति प्रगति, प्रोग्रेस की इच्छा रख रहा है तो उसको कितने दोष को त्याग देना चाहिए, कितने दोष को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए? 5 दोषों को, 6 दोषों को, 4 दोषों को या फिर 3 दोषों को? तो प्रगति की इच्छा रखने वाले पुरुष को, मनुष्य को हमेशा सिर्फ और सिर्फ 6 दोषों को ही त्यागना चाहिए। 6 दोष को उसको त्याग देना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहें। और वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दें। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि नर्क के कितने द्वार हैं? तो नर्क के 3 द्वार हैं, और वे तीनों द्वार यही हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये किसके द्वार हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ नर्क के ही द्वार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा नर्क। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? यह जो कर्मवीर कथा आपने पढ़ी थी इससे पहले, तो कर्मवीर कथा जो थी वह समाज के किस वर्ग की कथा है? धनी वर्ग की, दलित वर्ग की, कुलीन वर्ग की या फिर अल्पसंख्यक वर्ग की? तो जो कर्मवीर कथा था जिसमें राम प्रवेश राम था, वह दलित वर्ग की कथा थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा दलित। कर्मवीर कथा समाज की किस वर्ग की कथा है? तो वह दलित वर्ग की कथा है। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी थी? अर्थात जब स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम बहुत प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो उसने किसकी ख्याति बढ़ाई थी? शिक्षक की, महाविद्यालय की, राम प्रवेश राम की या फिर राम प्रवेश पिता की? तो स्नातक परीक्षा में जब प्रथम स्थान उसने पाया था तो उससे उसके महाविद्यालय की ख्याति बढ़ गई थी। और इस प्रथम स्थान को प्राप्त किसने किया था? तो राम प्रवेश राम ने किया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्नातक परीक्षा में जब उसने प्रथम स्थान लाया था तो इससे किस चीज़ की प्रसिद्धि बढ़ गई थी? तो महाविद्यालय की बढ़ गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा उसके कॉलेज की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा महाविद्यालय की। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? यह जो कर्मवीर था यह कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला, जीवन टोला, राम टोला या फिर रोहन टोला? तो आप जानते हैं, आपने अगर चैप्टर को पढ़ा है तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि कर्मवीर भीखन टोला का रहने वाला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भीखन टोला। कर्मवीर जो था वह भीखन टोला का रहने वाला था। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? बालक को, बालिका को, महिला को या फिर राम प्रवेश राम को? तो शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना शुरू किया था, आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया था। कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? जो कर्मवीर राम प्रवेश राम था उसने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, गांव में या फिर स्कूल में? तो उसने जो उन्नत स्थान पाया था वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में पाया था, तभी तो स्नातक परीक्षा में जो है फर्स्ट आया था। तो उस प्रथम स्थान प्राप्त करने से उसके महाविद्यालय की ख्याति भी बढ़ी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मवीर राम प्रवेश राम ने उन्नत स्थान केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में पाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था? अर्थात इनमें से किसके अभाव में भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में एडमिशन लिया था? माता के अभाव में, पिता के अभाव में, स्वयं के अभाव में या फिर शिक्षक के अभाव में? तो पिता के अभाव में भी उसने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था, क्योंकि जब वह भीखन टोला में खेल रहा था तो एक शिक्षक आया था और जब उसने उस शिक्षक ने राम प्रवेश राम को देखा था तब वह उसको विद्यालय लेकर गया था, उसको प्रवेश करवाया था, उसको दाखिला करवाया था और उसको पढ़ाना भी आरंभ किया था, तभी तो वह स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा पिता के। किसके अभाव में राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था? तो पिता के अभाव में उसने राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था, एडमिशन लिया था। यह जो भीखन टोला हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो भीखन टोला था उसमें राम प्रवेश राम खेल रहा था और वहाँ से शिक्षक उसको ले गए थे स्नातक परीक्षा दिलाने के लिए। तो जो भीखन टोला यह किस प्रांत में, किस राज्य में? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो यह जो भीखन टोला है यह बिहार राज्य में ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा बिहार। भीखन टोला किस प्रांत में है? तो भीखन टोला बिहार प्रांत में है। भीखन टोला देखने कौन आए थे? भीखन टोला शिक्षक देखने आए थे, राजनेता, छात्र या फिर धार्मिक नेता? तो भीखन टोला को देखने शिक्षक आए थे, तभी तो एक शिक्षक को राम प्रवेश राम लेते चले गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा शिक्षक। भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे।
स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? द्वितीय, तृतीय, प्रथम या फिर कोई नहीं? तो उसने स्नातक परीक्षा में महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तभी तो उसने अपने महाविद्यालय की ख्याति की प्रसिद्धि को भी बढ़ा दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? लिपिक, लघु पद, कर्मचारी पद या फिर महत्व पद? तो यह जो कर्मवीर था इसने बहुत ही बड़ा पद, बहुत ही महत्वपूर्ण पद पाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महत्वपूर्ण पद कर्मवीर ने प्राप्त कर लिया था। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? ये जो लक्ष्मी है यह किस प्रकार के व्यक्ति को पास आती है? लक्ष्मी का मतलब यहाँ धन है कि धन किस प्रकार के व्यक्ति के पास आते हैं? बलवान के पास, ज्ञानवान के पास, धूर्त के पास या फिर उद्योगी के पास? तो यह जो लक्ष्मी है यह सिर्फ और सिर्फ उद्योगों के पास आएगी, क्योंकि आप जितना अधिक बिजनेस बढ़ा के रखिएगा उतना ही आपको धन मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योगों के पास लक्ष्मी आती है। कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? मैट्रिक परीक्षा में, स्नातक परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में या फिर राज्य लोक सेवा परीक्षा में? तो जो कर्मवीर राम प्रवेश था उसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग में प्रथम स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण पद को प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो उसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान को प्राप्त किया था। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी थी? इनमें से किसकी ख्याति मतलब कौन सभी जगह प्रसिद्ध हो गया था? राम प्रवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम या फिर दुखित राम? तो जो राम प्रवेश राम था उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि सभी जगह गूंजने लगी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगी थी। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या फिर गणेश? तो जो पुरुष परिश्रमी होते हैं उसको कौन वर्ण करती है, मतलब उसको क्या मिलता है? तो उसको लक्ष्मी बहुत अधिक वर्ण करती है, मतलब उसको धन बहुत अधिक मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, लक्ष्मी। जो भी पुरुष परिश्रम होंगे, जो हार्ड वर्कर होंगे, वे जरूर उनके पास लक्ष्मी होगी, उनके पास धन होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, लक्ष्मी। दलित पुरुष का नाम क्या था? वह जो दलित पुरुष था उसका नाम क्या था जिसने भारतीय लोक सेवा आयोग में जो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा थी उसमें प्रथम स्थान को प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम या फिर दुखित राम? तो जो सभी जगह विख्यात हो गया था उस दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, राम प्रवेश राम दलित पुरुष का नाम था। कर्मवीर कौन है? तो आप कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कभी हम कर्मवीर कहते हैं, कभी हम राम प्रवेश राम कहते हैं। तो कर्मवीर ही राम प्रवेश राम है। कर्मवीर का ही दूसरा नाम राम प्रवेश राम था। उसने कर्म से वीर पाई थी, इसीलिए कर्मवीर का नाम है, चैप्टर का नाम कर्मवीर का था और उसमें उस मुख्य पात्र का नाम राम प्रवेश राम होता है। तो जो कर्मवीर है वही राम प्रवेश राम है। घुमा फिरा के हम कैसे भी बोले, दोनों का दोनों एक है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो कर्मवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, राम प्रवेश राम। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? जो बालक था वह किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? शिक्षक के, प्रधानाध्यापक के, प्रशिक्षक से या फिर पंडित के? तो शिक्षक के, अपने अध्यापक के, अपने टीचर के शिक्षण शैली से बालक आकृष्ट हुए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक से शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए थे बालक लोग। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? मंगलौर में, मद्रास में, मुंबई में या फिर पटना में? तो यह जो आर्य समाज की स्थापना है यह मुंबई में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। 3 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और कहाँ हुई थी, किस नगर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? इससे पहले हमने आपको बताया कि आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। तो इसका जो जन्म हुआ था किस ग्राम में हुआ था? टंकारा में, झंकारा में, लंकारा में या फिर अंकारा में? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वह टंकारा गांव में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले ही हमने आपको यह क्वेश्चन बता दिया। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1875 में, 1705 में या फिर 1930 ईस्वी में? तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वह 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। एक ही लाइन में आपको तीनों क्वेश्चन याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। मूल शंकर किनका नाम था? यह जो मूल शंकर है किसका नाम है? स्वामी दयानंद का, राम मोहन ओझा का, पंडित रामस्वरूप शुक्ल का या फिर गणेश ओझा का? तो यह जो मूल शंकर नाम है यह स्वामी दयानंद का ही बचपन का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, स्वामी दयानंद का नाम ही मूल शंकर नाम है। तो इस प्रकार का इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट 7 था। इसके बाद इसका 5 पार्ट और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इनके 12 पार्ट को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए जो हमने आपको अभी पढ़ाया है तो आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए।
टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF के अलावा भी आपको क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाता है। और आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।